everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 8, which is chapter number 5 about conservation of plants and animals. Okay, let's start the chapter. There are billions of plants and animals on the earth. New species are continuously being discovered and many are yet to be discovered. The diverse variety of living things helps to maintain our environment in a good working condition. In the earlier class, you have learned about different habitats of living things such as water, forest, desert, rivers, stream, pond, seas and ocean. Plants and animals adapt themselves according to their habitat to overcome unfavorable conditions. And in this chapter, we will learn about the benefits of the different varieties of living forms, threat to their existence and how to protect them. So student, what they say कि हमारे अर्थ पे millions of plants and animals है जो survive करते हैं and new species continuously है जो discover होती रहती है और बहुत सारी ऐसी new species है जो yet to be discovered है यानी कि आगे भी अभी discover होंगी. So ये जो डाइवर्स वैरायटी है लिविंग थिंग्स के थ्रू ही हमारा एक एनवायरनमेंट एक अच्छी वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रहता है. इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड, सीज एंड ओशन. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेते हैं सो दैट वो वहाँ की उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम कर सके. सो इस चैप्टर में हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लिविंग फॉर्म्स के बेनिफिट्स के बारे में, उनके एग्जिस्टेंस को क्या क्या थ्रेट्स है उनके बारे में एंड हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सभी मेजर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. ओके, सी so biodiversity or biological diversity refers to all living things like plants, animals, human beings, microorganisms, their interrelationships and relationship with the biosphere. ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, ये क्या है? वो सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो, उन सभी का इंटर रिलेशनशिप्स एंड उनके इन्वायरमेंट के साथ, बायोस्फीयर के साथ जो रिलेशनशिप है उसी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है. सो हमारे अर्थ का वो पार्ट है बायोस्फीयर जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है या फिर वो लाइफ को सपोर्ट करती है. बायोडाइवर्सिटी हमारी नेचुरल वेल्थ है, हमारे प्लैनेट की नेचुरल वेल्थ है एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल. यानी किसकी वजह से? जो कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड फॉर्मेशन होता रहता है हमारी न्यू स्पीसीज का इन द पास्ट 4 मिलियन ईयर्स, उसकी वजह से वी आर हैविंग सच अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स है जो वेरी रिच है प्लांट्स एंड एनिमल्स में एंड कुछ आपके स्पार्शली इनहैबिटेड है. कुछ ऐसे रीजन्स है दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, उनको आप मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स कहते हैं. सो हम यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी, द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स, देयर इंटररिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप विद द बायोस्फीयर. जो वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स है उनका जो इंटर रिलेशनशिप और बायोस्फीयर के साथ जो रिलेशनशिप है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? हमारा अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. ठीक है, इसमें आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर सभी चीजें इंक्लूडेड है. ओके, नेक्स्ट है स्पीशीज. स्पीशीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनके कॉमन फीचर्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड उनको क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फ्रॉम द अदर ग्रुप्स दैट इज नोन एज स्पीशीज. ओके, चलो, they have shown you some endangered species like Asiatic lion, Tibetan antelope, Bullock gibbon, Indian rhinoceros, lion tail macaque and Royal Bengal tiger. ये endangered species है, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स है जिनकी जो एग्जिस्टेंस है इट इज अबाउट टू एंड. ओके, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया तो इनके जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं एंड अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो ये इनकी स्पीशीज इज अबाउट टू एंड ऑन आवर प्लैनेट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्या क्या एडवांटेजेस है बायोडाइवर्सिटी के? सो एज आई टोल्ड यू कि अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी ओनली. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. Although the benefits of biodiversity are countless, yet some of its important advantages are listed below. Number 1, trees provide home to many animals. सबसे पहले trees क्या है? trees home provide करते हैं बहुत सारे animals को. Plants and animals help करते हैं हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने में. उसके अलावा बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है लाइक वुड, पल्प, गम, रेजिन, फ्रूट्स, मेडिसिन, दे ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. नेक्स्ट,
बहुत सारे इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, बीज है जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सीड्स के डिस्पोजल में हेल्प करते हैं टू द डिस्टेंस प्लेसेस। एंड फॉरेस्ट आपके सॉइल इरोजन, फ्लड एंड ड्रॉट को प्रिवेंट करते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन ऑल्सो इन आवर नेचर। नाउ रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए क्या क्या रीजंस है? सो जो मेजर फैक्टर है दैट इज एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, हमेशा से इंक्रीज होने वाली जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, एंड एक कॉन्सिक्वेंट नीड जो है फॉर मोर एंड मोर फूड एंड शेल्टर, दैट इज अ मेजर फैक्टर ऑफ व्हाट, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्सटेंशन, द एलिमिनेशन ऑफ अ स्पीशीज, ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे नेचुरल वर्ल्ड का। स्पीशीज क्या, दे डाई आउट, ठीक है, स्पीशीज आपकी मरती रहती है, and उनको रिप्लेस किया जाता है न्यू वन से, ठीक है। ऑफन देयर own descendant as a part of the evolutionary change, and in undisturbed ecosystem the rate of extinction is better. So now the topic is deforestation. Deforestation means what? Caring of forest land and using that land for other purposes. So पहला, सबसे पहला जो reason है biodiversity के loss का, that is deforestation. Deforestation means what? Cutting down of trees, cutting down of forest on a very large scale for any kind of personal benefit, commercial use. Okay, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो डिमांड है हाउसेस, फूड या बाकी सभी प्रोडक्ट्स की, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए ट्रीज को कट किया जा रहा है सो दैट वहाँ पे स्पेस क्रिएट करा जा सके हाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वुड के लिए एंड फॉर द अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन आपका मेन कॉज है ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट आपके नेचुरल होम्स है एनिमल्स के, राइट, एंड डिफॉरेस्टेशन उनके हैबिटेट्स को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज आपके एंडेंजर्ड हो जाती हैं एंड फाइनली दे बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मींस व्हाट, कि उनकी स्पीशीज पहले तो अबाउट टू डेड होती है, एंड होती है, एंड अगर वो कंटिन्यू रहता है तो वो स्पीशीज एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि फाइनली एंड हो जाती है, दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ठीक है। सो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? ऐसी पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटेंशन के रिस्क पे होती है, एंड जो स्पीशीज आपके अब अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड क्या कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का? सी दे हैव शोन यू द एक्सटिंक्ट एनिमल्स आल्सो लाइक डायनासोर्स, डोडो, ओके, टास्मानियन वोल्फ, ये सब आपके क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं व्हिच हैव बिकम एक्सटिंक्ट नाउ। सो डिफॉरेस्टेशन कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन क्या? चेंज डिफॉरेस्टेशन की वजह से आते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज में, लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा। लेस ट्रीज, जो कम ट्रीज है उनके थ्रू क्या ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन क्या है? जो हमारी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है उसका जो रिमूवल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। सो सॉइल की जो टॉप लेयर का रिमूवल होता है उससे जो नीचे वाली लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स है वो एक्सपोज होने लगती है, ठीक है। अब इस सॉइल में ह्यूमस कम होता है एंड कम फर्टाइल होती है, धीरे धीरे फर्टाइल लैंड आपकी किस में कन्वर्ट होने लगती है? डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगती है, जिससे क्या आपके डेजर्टिफिकेशन की या डेजर्ट की फॉर्मेशन की कंडीशन आ जाती है, ओके। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज के एब्सेंस में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। वाटर आपका अर्थ में परकुलेट नहीं कर पाता सॉइल की सरफेस से, एंड एज अ रिजल्ट वाटर आपके सरफेस पे अंदर ऊपर फ्लो करने लगता है, एंड दिस इज द रीजन फॉर द फ्लड ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स, ओके। नेक्स्ट, ट्रीज का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द एयर एंड फिर उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करना, एंड इन रिटर्न आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स हमको क्या? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है इन द एटमॉस्फेयर। अब इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस है वो एयर में मेंटेन रहता है, जो कि लिविंग बींग्स का सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो मेंटेनेंस है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रीज रिलीज वाटर वेपर। ट्रीज क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एंड इसकी वजह से हमारे जो सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब जब फ्यू ट्रीज होंगे, जब ट्रीज ही कम हो जाएंगे तो लेस ट्रांसपिरेशन होगा एंड हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म होने लगेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को क्लीन करने से क्या होता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होने लगती है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज के एब्सेंस में रेन वाटर जो है आपका वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है इनटू द ग्राउंड, एंड इससे हमारी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लोअर होने लगता है, एंड द लास्ट जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से रेनफॉल भी कम होता है। These are the consequences of deforestation. Next reason for the loss of biodiversity is pollution.
व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो पोल्यूशन है लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए ओके। सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक पोल्यूशन। So pollution of natural resources like air, water and soil is a threat to the survival of biodiversity. ठीक है, जो पोल्यूशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ये क्या है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए। जितने भी केमिकल्स रिलीज होते हैं इंडस्ट्रीज से, वो हमारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं एज वेल एज हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। पेस्टिसाइड्स का जो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, पावर जनरेशन, स्प्रॉलिंग ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये सब पॉल्यूटेंट्स को ऐड कर देते हैं एयर, वाटर और सॉइल में, जिसकी वजह से जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स है ये पोल्यूट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दे कॉज डेथ ऑफ द लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंजेस। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स के हम बर्निंग करते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके थ्रू बहुत सारी हार्मफुल एंड ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये गैसेस हमारी जो इन गैसेस का जितना इंक्रीज लेवल होता है एयर में, वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है एंड ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है आफ्टर दैट। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, फूड, टिम्बर फॉर फर्नीचर, बिल्डिंग्स, फ्यूल, वुड, पेट ट्रेड, फर, आइवरी, रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन, इन सभी पर्पसेस के लिए। ठीक है, सो जब कोई एक इंडिविजुअल स्पीशीज रिमूव होती है सेलेक्टिवली, इससे नेचर में इम्बैलेंस आ जाता है एंड ये उन सभी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हार्म करता है विच आर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज नेचुरल कैलेमिटीज। कभी कभी आपकी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ड्रॉट, ह्यूरिकेन्स, फ्लड एक्सेट्रा, ये सब भी आपके बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्या है, क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है? सो एज वी ऑल नो कि ह्यूमन पॉपुलेशन एक हाई रेट पे इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है काफी ग्रेटर क्वांटिटी में यूज किए जा रहे हैं। सो इस रीजन की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी है सो दैट इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल रहे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। कंजर्वेशन डज नॉट मीन टू स्टॉप द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीटली। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है वो कंप्लीटली बंद कर दे। ठीक है, इसका मीन सिर्फ इतना होता है कि हमें रिसोर्सेज को वाइजली एंड जुडिशियली यूज करना है। ठीक है, ओवर यूज या जो वेस्टेज होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, उससे क्या एक इम्बैलेंस होता है अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। ठीक है, सो जो कंजर्वेशन के यूजेस है वो क्या है, एक तो हम अपने एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करें, यानी कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें मेंटेन करना है, प्लस एक कॉन्टिन्यूस ईल्ड हमें यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स का मिले। ठीक है, इसको इंश्योर करना है विद अदर मटेरियल्स फॉर जनरेशंस व्हिच हैव कम। सो जो मेंटेनेंस एंड अपकीप है फॉरेस्ट का, इसी को फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहा जाता है एंड देयर आर सम स्टेप्स व्हिच वी शुड टेक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट आर दीज स्टेप्स? नंबर 1, कटिंग ऑफ ट्रीज। ट्रीज की जो कटिंग है इसको हमें स्टॉप करना चाहिए इफ इट बिकम्स एसेंशियल, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हर एक सिंगल ट्री जो आप कट करते हो उसके लिए आपको 2 ट्रीज जो है प्लांट करने चाहिए एक वेल प्लान्ड मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल्स की ग्रेजिंग जो है उसे हमें प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल करना चाहिए। मैसिव एफॉरेस्टेशन, एक बड़े लेवल पे एफॉरेस्टेशन वर्क आपको करना चाहिए सो दैट आप बहुत बड़े एरिया ऑफ लैंड को कवर करें विद एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ट्रीज। ठीक है, न्यू फॉरेस्ट का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए ऑन अ प्रीवियसली क्लियर्ड लैंड, जिसको आप एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज वन महोत्सव। वन महोत्सव को हम हर साल हर एक पर्सन को क्या उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। कटिंग एंड अपरूटिंग ऑफ ट्रीज, स्पेशली जो रेयर ट्रीज है वो एक पनिशेबल क्राइम बनाया जाना चाहिए। फॉरेस्ट को हमें फायर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। हर एक पीस जो है बैरल लैंड का उसको हमें ट्रीज से प्लांट करना चाहिए। नेक्स्ट फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस बाय यूजिंग सूटेबल पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। नर्सरीज को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए फॉरेस्ट ट्रीज के लिए ऑन अ लार्ज स्केल। पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। फॉरेस्ट एरिया शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन देयर लाइफ। लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए जो हमारी लाइफ में फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है उसके रिगार्डिंग, किसके थ्रू? रेडियोज, टेलीविजन एंड एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। ओके, चलो। Now the next topic is wildlife. So a typical park may be home to a variety of flowers. Okay, एक typical अगर पार्क ही है आपकी सोसाइटी में, okay, तो वो भी क्या एक वैरायटी ऑफ फ्लावर्स का होम है। ये फ्लावर्स आपके डिफर करते हैं साइज, शेप, कलर एंड स्मेल में। बड़े बड़े ट्रीज है लाइक बैनियन एंड नीम, ये यहाँ फाउंड किए जाते हैं। छोटे छोटे बुशेस है जिनको प्लांट किया जाता है टू बॉर्डर द पेवमेंट। सो वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी यहाँ रहते हैं जैसे कि कैट, डॉग या बाकी सभी जो पेट एनिमल्स है।
ये भी आपको एक इस टिपिकल पार्क्स में देखने के लिए मिलेंगे। बर्ड्स है जैसे कि स्पैरो, क्रोज, पिजन, ये आप देखोगे कि यहाँ पार्क में बैठ रही हैं, चिर्प कर रही है ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। Insects and butterflies are also found sitting on the colorful petals of the flower. So forest में इसी तरीके से होम है to several kinds of plants, trees and animals. एक रेन फॉरेस्ट क्या है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का होम होता है। इनमें से कुछ आप ही हमने क्या डिस्कवर्ड भी नहीं करी है, ठीक है। द नंबर एंड टाइप, कितने नंबर एंड कितने टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ फाउंड किए जाते हैं फॉरेस्ट पर, डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर रीजन की सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, ठीक है। सो रेन फॉरेस्ट आपका लेस देन 6% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस। रेन फॉरेस्ट हमारे टोटल लैंड सरफेस का भी 6% से लेस एरिया कवर करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी नोन स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स की है उनमें 3/4 जो स्पीशीज है वो इन्हीं रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटेंट एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। सो एक्सटेंट स्पीशीज क्या है, मेनी स्पीशीज, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो डाई होती है, मरती है एंड वो अर्थ से डिसअपियर हो जाती है अगर वो दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं करती है या अपने क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कम्पीट नहीं कर पाती है। ऐसी स्पीशीज को आप उन एरियाज में नहीं देख पाओगे जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रहा करती थी, ठीक है, एंड इनको आप एक्सटेंट स्पीशीज कहते हैं। कभी कभी जो एक्सटेंशन है स्पीशीज का ये एक नेचुरल तरीके से होता है, लेकिन कभी कभी ये ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से इन स्पीशीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, किलिंग फॉर वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड फ्लैश। नेक्स्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज। सो इन द रेड लिस्ट पे वो सारी स्पीशीज को लिस्ट किया जाता है अंडर द कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड, इन सभी को हम थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं। जितनी भी स्पीशीज को आपने क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या एंडेंजर्ड में कैटेगराइज किया है रेड लिस्ट में, वो सारी की सारी स्पीशीज आपकी थ्रेटेंड स्पीशीज कंसिडर करी जाती है। स्पीशीज जो आपके एक हाई रिस्क पे है, यानी कि वो बहुत जल्दी ही एक्सटेंट हो जाएंगी अपने हैबिटेट में, उनको हम क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। वल्नरेबल स्पीशीज जो है वो ऑलरेडी आपके बहुत लो नंबर में एग्जिस्ट करती है एंड एंडेंजर्ड हो जाती है अगर उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा या फिर कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन अगर कंटिन्यू रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दे विल बिकम एंडेंजर्ड। ओके, नेक्स्ट इज द सिक्किम स्टैग। सिक्किम स्टैग टर्टल्स जो आपके ग्रीन कलर के हैं, वल्चर्स, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल्स, पिंक हेडेड डक, ये सभी एग्जांपल्स हैं उन स्पीशीज के जो एंडेंजर्ड हुई है इन रीसेंट टाइम। डेंस फॉरेस्ट काफी एसेंशियल है इन वाइल्ड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, एंड एक फैक्ट है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो श्रिंक हो रहा है, इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है वो भी डिसअपियर हो रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज ही अब कम होने लगे हैं, फॉरेस्ट को ही कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल होम्स खत्म हो जाते हैं एंड वो स्पीशीज भी क्या हो जाती है, डिसअपियर होने लगती है। द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की जो नेटिव पॉपुलेशन है फॉरेस्ट में, उसके अंदर वो सारी उसकी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो कंट्रीब्यूट करती है। सो यहाँ पे कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स आपको गिवन है जो हमारे इंडिया में है एट द वेरियस हैबिटेट, लाइक फर्स्ट इज नीलगिरी लंगूर जो आपके वेस्टर्न घाट उसका हैबिटेट है। पीकॉक फीजेंट इज फाउंड इन हिमालयाज, क्रोकोडाइल इन ईस्ट कोस्ट, ठीक है, स्नो लेपर्ड इन हिमालयाज, डेजर्ट कैट इन थार डेजर्ट, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल आपके हिमालयाज में फाउंड किए जाते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर अगेन इज हिमालयाज, ग्रेट इंडियन पाइथन इज इन नॉर्थ ईस्ट, ओके, Indian wild ass is in run of Kutch and wild yak is in Ladakh, Gangtok dolphin is in Ganga, ठीक है। सो ये सारे आपके कुछ endangered animals है along with their habitat. Next is conservation of wildlife. So conservation of wildlife directly related है healthy and better forest से। Wildlife conservation के अंदर आता है protection, preservation and perpetuation of rare species of plants and animals in their natural habitat. So कुछ यहाँ पे steps है जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लिए जाने चाहिए टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। नंबर 1, हंटिंग एंड ट्रैपिंग। एनिमल्स की हंटिंग एंड ट्रैपिंग को क्या प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है अपने हैबिटेट के साथ। फॉरेस्ट जो है वो बेस्ट नेचुरल हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट करता है वाइल्ड लाइफ के लिए, इसे नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्व किया जाना चाहिए, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स की जो सेल एंड एक्सपोर्ट होती है, लाइक टाइगर एंड पैंथर स्किन, राइनो हॉर्न, फेदर एंड फर, बोन्स एंड शेल ऑफ टॉर्टॉइज एंड टर्टल, स्किन ऑफ इंडियन घड़ियाल, क्रोकोडाइल एंड पाइथन, एलिफेंट टस्क, ये सब आपका प्रोहिबिट किया जाना चाहिए एंड इट शुड बी मेड पनिशेबल बाय द लॉ। नेक्स्ट, efforts should be made to protect and propagate the threatened and endangered species in the natural or artificial habitat। क्या जितने भी हमारे थ्रेटेंड
या एंडेंजर स्पीशीज है अपने नेचुरल या आर्टिफिशियल हैबिटेट में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए हमें एफर्ट्स लेने चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ नेशनल पार्क, काफी सारे नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है जिनको स्टैब्लिश किया जाना चाहिए रेयर स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए। गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करना चाहिए फॉर दिस पर्पस। रिफॉरेस्टेशन के थ्रू भी हम एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कुछ लॉज इनैक्ट करने चाहिए फॉरबिडिंग द हंटिंग ऑफ रेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, पिकॉक, चीता, बस्टर्ड, ब्लैक बर्ड, स्नो लेपर्ड एंड पाइथन। एंड पीपल डिसोबेइंग द लॉ शुड बी प्रॉपर्ली पनिश। एंड वो लोग जो इन लॉज को क्या करते हैं, डिसओबे करते हैं, उनको बाय द लॉ पनिश किया जाना चाहिए। ठीक है। एनिमल्स की जो हंटिंग है उससे हमारा एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शन होता है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स फॉर गुड्स, पर स्पोर्ट एंड फैशन, जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द पिंक हेडेड डक। जो पिंक हेडेड डक है वो इंडिया में सिंस 1930 से देखने के लिए नहीं मिली है। एंड माउंटेन क्वेल जो है वो भी अब एक्सटेंड होने वाली है। सो इस तरीके से टाइगर, बस्टर्ड, हॉर्नबिल, पॉर्ट्रिजेस, क्रेन्स, इन सभी की पॉपुलेशन आपकी काफी बड़े एक्सटेंट तक रिड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट, सिंस 1600 AD से मोर देन 400 स्पीशीज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो एक्सटेंट हो चुकी है। एंड प्रेजेंटली केवल 500 लेपर्ड्स है विच आर अलाइव इन द हिमालयास। नेक्स्ट, फॉर दिस, इसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए या फिर इसके लिए गवर्नमेंट को क्या गवर्नमेंट ने क्या एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। एंड एक प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1984 में। गवर्नमेंट ने काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी है जो पास किए गए हैं सो दैट जो एनिमल्स की किलिंग है इट शुड बी स्टॉप। ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। एज आई टोल्ड यू कि ये दो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किए गए हैं टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। सो ये क्या है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1973 में लॉन्च करी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसका पर्पस था कि जितने भी अवेलेबल पॉपुलेशन है टाइगर की इंडिया में उसकी एक मेंटेनेंस इंश्योर करी जा सके। एंड हम ऐसे एरियाज को प्रिजर्व करें जो आपके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, लाइक अ नेशनल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट, एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। सो जो मेन एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट एलिफेंट की वो है एक तो पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर किया जाए, उनकी एडुकेट किया जाए। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो है एग्जिस्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स का ऑफ एलिफेंट। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स लिए गए उनको और स्ट्रेंथन किया जाए फ्रॉम द पोचर्स एंड अननेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज है उन पर रिसर्च करी जाती है इसके थ्रू। ठीक है। साइंटिफिक एंड प्लांट मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट हैबिटेट्स एंड वायबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया। ठीक है। वेटरनरी केयर प्रोवाइड करी जाती है थ्रू दिस प्रोजेक्ट। एंड इनफैक्ट जो कंसर्न है वाइल्ड लाइफ का, या हमारे सभी मैन के सर्वाइवल के लिए भी क्या एक कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्क। ओके, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। इन इंडिया में मोर देन 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड अबाउट 100 नेशनल पार्क्स है जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को प्रिजर्व करते हैं उनके अपने हैबिटेट्स में। ओके, इनको अलाउ किया जाता है कि ये ब्रीड करे एंड डेवलप करे विद द बेसिक एम ऑफ इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। यहाँ पे ट्रीज को कट करना, एनिमल्स को हंट करना इन रिजर्व में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है। सो ये जो सेंचुरीज एंड पार्क्स डेवलप किए गए हैं, दे हैव गिवन यू नंबर 1 काजीरंगा नेशनल पार्क, जोरत एशिया इंडिया। ये आपका फेमस है इंडियन राइनो के लिए। एंड बाकी जो एनिमल्स यहाँ रहते हैं दैट इज टाइगर, बिजन, गिबन, स्लॉथ बियर, स्टॉक एलिफेंट एंड रिंग टेल फिशिंग ईगल। नेक्स्ट है हजारीबाग नेशनल पार्क। ये आपका रिजर्व है फॉर लेपर्ड्स, टाइगर्स, सांभर्स एंड चीतर। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क, जूनागढ़ गुजरात में है। ये आपका एशियाटिक लॉयन, क्रोकोडाइल्स, पैंथर्स एंड नील गाय के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज इन उत्तरांचल। ठीक है। यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट, चीतल, सांबर, नीलगाय, स्लॉथ एंड बियर ये सभी एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज बंदीपुर नेशनल पार्क विच इन मैसूर कर्नाटका। यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट, बियर, सांभर्स, पैंथर्स एंड डियर इन सभी का होम है। नेक्स्ट इज दुधवा नेशनल पार्क विच इज इन लखमीरपुर खेरी उत्तर प्रदेश। ओके, ये वेल नोन है अपने टाइगर, सांबर एंड पैंथर पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क, मांडला एंड बालाघाट इन मध्य प्रदेश। ये एक वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज का होम है जैसे कि टाइगर,
नीलगाय, पैंथर, लेपर्ड, एंटीलोप्स एंड बार्किंग डियर। नेक्स्ट इज चंद्रप्रभा सेंचुरी विच इज इन उत्तर प्रदेश। ये आपके संभार, चीतल, टाइगर, पैंथर एंड स्लॉथ बियर के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट इज घाना बर्ड सेंचुरी, भारतपुर, राजस्थान। ठीक है, ये अपने वाटर बर्ड, सिबेरियन क्रेन, हेरॉन्स, स्पून बिल्स एंड टील्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे इनकी जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है जल्दापारा सेंचुरी विच इज इन वेस्ट बंगाल। ये इंडियन डायनासोरस के लिए फेमस है। एंड मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन तमिलनाडु। ये एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड पिग्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज पोचिंग, इलीगल हंटिंग। एनिमल्स की जो इलीगल हंटिंग करी जाती है उसको पोचिंग कहा जाता है। इवन दो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स को हंट करते हैं एट द किल, कभी कभी उनके फर के लिए, कभी मनी अर्न करने के लिए, सो दैट उनके बॉडी पार्ट्स जो है डेड एनिमल्स के उनको सेल किया जाता है। तो इन सब पर्पस के लिए वो इलीगली क्या करते हैं, एनिमल्स को किल करते हैं। सो ऑर्गेनाइज पोचिंग जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू क्या करता है, काफी सारी नंबर ऑफ स्पीशीज को क्या एक्सटेंड कर देता है, स्पेशली जो जिनके वैल्यूएबल बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स है, सी लाइक फॉर फर एंड हाइट्स। सो एनिमल्स जो अपनी बॉडी के लिए किल किए जाते हैं उनके अंदर डियर आता है, कैटल आता है फॉर लेदर, एलिगेटर्स एंड स्नेक आते हैं अपनी स्किन के लिए, वाइल्ड कैट, मिंक एंड बियर्स फॉर फर। तिब्बतन एंटीलोप, ये आपका चीरू जिसे कहते हैं, ये मेनली इसको किल किया जाता है उसके फाइन फ्लीस के लिए, जिसको पॉपुलरली आप सहतूश कहते हैं। सहतूश के जो शॉल्स है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं एंड एक फैशन स्टेटस कंसिडर किया जाता है बाय मेनी। सो तिब्बतन एंटीलोप की पॉपुलेशन को चेक करने के लिए एक बैन लगा दिया गया है इंडिया पर ऑन द सेल एंड यूसेज ऑफ सहतूश शॉल, कि ये जो आपके सहतूश शॉल का कोई यूज करेगा या सेल होती है तो उस पर बैन लगा दिया गया है, सो दैट तिब्बतन एंटीलोप की जो पॉपुलेशन है उनको क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। उसके बाद ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी एनिमल्स को किल किया जाता है, जैसे कि एलिफेंट्स को आप किल करते हैं आइवरी के लिए, टर्टल्स को किल किया जाता है उनके शेल्स के लिए। नेक्स्ट इज फॉर ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी हम एनिमल्स को किल करते हैं, मेनली इन एशिया। ठीक है, एग्जाम्पल राइनोसेरस को उनके हॉर्न के लिए, टाइगर्स को उनके बोन्स के लिए किल किया जाता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, सी सो एक जू जिसको आप जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, ये क्या हो सकता है, कोई भी ऐसा पार्क, बिल्डिंग, केज, एनक्लोजर या प्रेमिस जहाँ पे एनिमल्स को उनके पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है। जू जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द कॉमन पीपल अबाउट द नीड टू कंजर्व नेचर। सो कुछ ऐसे जूज हैं जो बहुत बढ़िया ब्रीडिंग सेंटर्स है कुछ रेयर या इवन एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए भी। ये एनिमल्स ब्रीड करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन, सो दैट इनके जो बेबीज है वो भी वेल प्रोटेक्टिव एंड प्रिजर्व रहे। एंड इसको कहा जाता है कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो है इनका मेनली एम होता है कि ये स्पीशीज को री इंट्रोड्यूस करे वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पे। अब ये इंश्योर करने के लिए कि एनिमल्स की प्रॉपर केयर की जा रही है जू में, इट इज इम्पॉर्टेंट कि इन एनिमल्स का केयर करें फर्स्ट प्लेस। ओके, यूजुअली एक जू के अंदर वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जिसका एम होता है टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग देयर। जू जो है बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि एनिमल के लिए पॉसिबल हो, इसीलिए काफी एक्सपेंसिव होता है टू रन एनी जू। एंड बहुत सारे ऐसे जू है जिनको नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज से क्या फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज बोटानिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स, सो रेयर प्लांट्स एंड थ्रेटेड प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए बॉटनिकल गार्डन्स है जिनको एस्टैब्लिश किया जाता है। फॉरेस्ट रिजर्व का एम होता है कि वो नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए बॉटनिकल गार्डन्स का क्या है, बॉटनिकल गार्डन्स हमारे प्लांट किंगडम के जू होते हैं। ठीक है, अबाउट 1600 बॉटनिकल गार्डन्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ज्यादातर बॉटनिकल गार्डन्स आपके एज अ सीड बैंक की तरह सर्व करते हैं एंड उनके पास रिजर्व्स होते हैं किसके, सीड्स के ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जिनको प्रिजर्व किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशंस। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आपके प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम का। ठीक है, वेयर द पीपल आर द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सिस्टम। सो ये आपके मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया है जिनको डेवलप किया जाता है फॉर द वेरियस रीजन। नंबर 1, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है इकोसिस्टम उनको कंजर्व करने के लिए, एंड टू कंजर्व लॉन्ग टर्म इनसाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एप्रोप्रिएट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के लिए रिसोर्सेज के लिए इनको प्रमोट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बाय यूनेस्को इन 1973। इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी रिजर्व है, ये आपके 1986 में एग्जिस्टेंस में आई
एंड कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, लाइक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। ओके, चलो नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होता है? सो बहुत सारी प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एनजीओज, जो इस जॉब को शेयर करते हैं। किस जॉब को? एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम होता है कि वो अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे अमंग पीपल। कुछ वर्क करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, विच आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन दिस कंसर्न। एंड कुछ फोकस करते हैं कि वो हैबिटेट्स को रिस्टोर करेंगे अपने फील्ड वर्क एंड सर्विस के थ्रू। कुछ फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं जिनने अभी तक क्या रिकॉग्निशन को गेन किया इन द रीसेंट पास्ट, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर, द वन महोत्सव प्रोग्राम एंड द चिपको मूवमेंट। ओके, सो वन महोत्सव प्रोग्राम जिसको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था, इसका एम था टू रिवाइनिंग टू कवर। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में एवरी ईयर थ्रू आउट द कंट्री। हर साल लैक ऑफ सैपलिंग, कई लाख सैपलिंग्स है डिफरेंट ट्रीज की जिनको प्लांट किया जाता है विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। एंड जो फर्स्ट एवर नेशनल अवेयरनेस थी ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड अटेनिंग द रिहैबिलिटेशन ऑफ द लॉस्ट ट्री, उसमें एक बहुत बड़े स्केल को कवर किया गया था इन जुलाई 1947 विद द सक्सेसफुल प्लांटेशन टाइम इन दिल्ली। ओके, ये एक प्लांटेशन फेस्टिवल था इंडिया में जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद जैसे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था विद मेनी अदर्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट वी कम टू एंडेमिक ऑफ स्पीशीज। सो कुछ ऐसी स्पीशीज है जो रिस्ट्रिक्टेड है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के लिए, उन्हें एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ चाइना, ये आपका जाइंट पांडा का ओनली नेचुरल होम है। जाइंट पांडा कुछ स्पीशीज है एनिमल्स की जो कन्फाइंड होती है कुछ स्पेशल जोग्राफिकल रीजन के लिए ऑफ इंडिया। इंडिया में कुछ सर्टेन एरियाज हैं जो बहुत रिच हैं स्पीशीज लाइक द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द घाट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न एंड हिमालयाज। कुछ एंडेमिक स्पीशीज जो है वो आपकी स्पेसिफिक होती है ईस्टर्न घाट के लिए। दो द प्लेस आर जनरली पोर इन एंडेंजर्ड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंट्रीब्यूट टू 220 स्पीशीज टू द एंडेमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया के अंदर ग्लोबली इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन जो है कुछ एशिया की रेयरेस्ट एनिमल्स की वो इंक्लूडेड है। ओके, एंड इनमें से हमने कुछ के साथ हम जानते भी है, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो असम में है एंड द बंगाल टाइगर। ओके, चलो नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। सो पोल्यूशन भी हमारे एटमॉस्फेयर को इम्प्रॉपर बनाता है। पोल्यूशन की वजह से वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके सीवियरली अफेक्ट होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन के थ्रू जनरेट होती है वो एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओजोन लेयर जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो अलाउ नहीं करती है इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एंटर करने के लिए फ्रॉम द सन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड इस तरीके से ओजोन लेयर एज अ शील्ड एक्ट करती है अगेंस्ट द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। लेकिन कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कंपाउंड्स हैं जिन्होंने ओजोन लेयर को भी डिस्टर्ब कर दिया है। ओके, इसके साथ रिएक्ट करके बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ फूड है जो इफेक्ट होते हैं बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स सच एज DDT। फूड जो आपके इन पेस्टिसाइड्स की वजह से कंटेमिनेट हो जाता है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इससे जो है क्या जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन होने लगती है। बर्ड्स में क्या होता है, ये एगशेल्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से ये जो एग है वो क्या हैच होने से पहले ही ब्रेक हो जाते हैं। पोल्यूशन इस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है जिसके थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा बुक IUCN जिसको आज के टाइम पर WCU कहा जाता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है ऑन थ्रेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस। सो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक बुक में अवेलेबल है जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। ये आपको क्या शो करती है, जो रिस्क है वाइल्ड लाइफ का एक्सटेंट होने का विच इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डेटा, उसको शो किया जाता है। जो पहली रेड डेटा बुक थी एनिमल की उसको कंपाइल किया गया था 1991। उसके बाद एक ग्रीन बुक है जो पब्लिश करी जाती है। ठीक है, ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करती है उन प्लांट्स की जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ग्रो करते हैं। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इज माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है बहुत बड़े नंबर पे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या करने के लिए, अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, इसे माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, सिबेरियन क्रेन जो है वो सिबेरिया के लिए एंडेमिक होती है। ये काफी लार्ज डिस्टेंस को ट्रैवल करती है एंड इंडिया में एंटर करती है ग्रुप्स में ड्यूरिंग विंटर सीजन, सो दैट जो सिबेरिया की कोल्ड अनफेवरेबल कंडीशंस है उनको अवॉइड कर सके।
जनरली माइग्रेटिंग स्पीशीज को क्या एक डिस्टेंट एंड डिफरेंट पेस पे जाना पड़ता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, एंड दोबारा से वो अपनी एंडेमिक लैंड पे वापस आ जाते हैं। माइग्रेशन आपका सीजनल हो सकता है या कुछ रीजंस के लिए हो सकता है, जैसे कि ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सीजनल माइग्रेशन आपका बहुत सारी स्पीशीज में होता है, ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स, मेरीन एनिमल्स, मैमल्स एंड हर्बीवोरस मैमल्स। ठीक है, सो माइग्रेशन एक सूटेबल प्लेस प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्रेश वाटर ईल्स होते हैं, ये सॉल्ट वाटर में जाते हैं फ्रेश वाटर से अपने एग्स को ले करने के लिए, एंड जबकि जो सैल्मन है, सैल्मन आपका सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं अपने एग्स को ले करने के लिए, एंड देन दे कम बैक टू द सॉल्ट वाटर ओनली। नेक्स्ट, माइग्रेशन आपको क्या कुछ माइग्रेटिंग स्पीशीज को क्या प्रोवाइड करता है, और ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है ऑफ टेम्परेचर, फूड और वाटर, सो दे कैन सर्वाइव कंफर्टेबली। ओके, chalo. So the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.